जगह है पास है, इसका नाम है नथुला दरगाह। नथुला पास जो इंडिया और चाइना से हम लोग ट्रेड करते हैं। इस पॉइंट से एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, चीन का दक्षिण चीन सागर में वर्चस्व। चीन का दक्षिण चीन सागर में वर्चस्व। और दूसरा है चीन की विस्तारवादी नीति, आने की मोतियों की माला जो भारत के घेरने की नीति है चीन की। बोर्ड क्या करने की है आपको? मैथ लगाना होता है। कापी नहीं है क्या तुम्हारे? काफ़ी देर काफ़ी है ना, अरे तुम भी जो है ये तजुर्बे आदमी है। इसी के लिए वो है मैथ के लिए क्या चीज़ें नहीं होता है। इतनी मैथ तो नहीं आती है यार कंपटीशन में कि मैथ की बिना सिलेक्शन रुक जाएगा। एसआई दरोगा का पेपर देख लो। स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में ऐसी मैथ नहीं आती है जो आप कर ना पाओ। बेसिक मैथ आती है। हाँ, जो है हवा बनाए पड़े हो सब्जेक्ट को लेकर के ऐसा कुछ थोड़ी ना। ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। तुमने कि सब्जेक्ट तुम्हारा हवा बनाए पड़े हो, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैथ सिंपल चीज़ है। इससे के लिए क्लास सिविल की करते हो तैयारी, एसएससी की करते हो। एक जगह रहो, दोनों जगह ना रहो। एक ही जगह डिसाइड कर लो कहाँ जाना है। अपनी एनर्जी एक जगह लगाओ, 72 जगह लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। या तो उधर शिफ्ट कर जाओ या तो यहाँ रहो। दोनों पढ़ाई में कोई कंपैरिजन नहीं है। एसएससी की तैयारी अलग है, यूपीएससी की तैयारी अलग है। दो नाव पर चढ़ने का कोशिश मत करो, कुछ नहीं मिलेगा। एक जगह कंसंट्रेट हो जाओ, चाहे इधर या उधर। आइए भाई आइए, और भी आपके साथी बराती आ रहे हैं। बैठो। अब बताओ, इतना कहानी बता करके फिर रिपीट करो। इतनी कहानी समझा करके फिर रिपीट करो। अब या तो अभी लोग जो बाद में आए इनके साथ क्या सलूक किया जाए। भाई दिक्कत ये है कि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देखो, हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है। अब सब कुछ कहाँ से ऊपर निकल जाएगा। इसीलिए कहते हैं जब हमारी क्लास हो 9 बजे का मतलब 9 बजे प्रेजेंट हो जाइए। हम लेट तभी होते हैं कहीं भी किसी सेंटर पर जब या तो ट्रेन ना पहुंच पाए या ऐसी कोई बात हो जाए। मेरे तरफ से 15 मिनट आधे घंटे पहले पहुंचने का प्रयास रहता है कि 9 बजे का मतलब राइट टाइम क्लास स्टार्ट हो जाए। 10 मिनट क्लास छूटने में लेट हो जाए वो ठीक है, लेकिन 10 मिनट लेट नहीं होना चाहिए। अब क्या समझ पाओगे? हमने सब इसमें लिखा पढ़ी कर दिया है। क्या समझ पाओगे बताओ? चलो देख लो, हम लोग इंडो चीन संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम लोगों ने थोड़ी सी ज्योग्राफी की बात की, अपनी सीमाओं की और चीन की सीमाओं की। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि भारत चीन के मध्य जो तनावपूर्ण होने, रिश्ते खराब होने के क्या रीज़न हैं, क्यों हमारे चीन के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। इसको हमने लेकर के डिस्कस किया कि पहला नंबर कि जो हमारा पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इस पीओके में चाइना ने एक रोड बना रखा है जो उसको कराची के पास अरब सागर से जोड़ता है। ठीक, जो हमारी सीमा के अंदर से होता हुआ जाता है। ठीक, दूसरी चीज़ तिब्बत को लेकर के विवाद, तो तिब्बत वाला छूट गया। तिब्बत विवाद, तिब्बत को लेकर के जब 1962 में वार हुआ तो चीन ने हमारे लद्दाख वाले पार्ट पर, जिसको चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उसको क्या कर लिया? कब्जा कर लिया।
इस लाइन को हम लोग LAC कहते हैं। क्या कहते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसको हम लोग LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यानी कि पाकिस्तान जो कश्मीर के में हमारा और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर हम लोगों ने निर्धारित कर रखा है, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, लेकिन इसको माना गया है कि भाई यहाँ से हमारी सेना रहेगी, उधर आपकी रहेगी, और उधर इधर LAC है तो चाइना के साथ है। ये दोनों पार्ट हमारे पास नहीं है। ठीक, उसके बाद हमारे किन किन राज्यों की सीमा चीन के साथ लगती है? तो पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश। ये बताइए उत्तराखंड की सीमा लगती है कि नहीं? देख लो। फिर इधर देखिए सिक्किम, और इधर भूटान कहाँ लगता है? भूटान बांग्लादेश ही नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो? 1 2 3 4 भाई। और इसका नेपाल में लगता है ना, यही तो है। और कोई राज्य की सीमा लगती है? वही तो पूछ रहे हैं, मैप में देखो लगती है, थोड़ा सा है, देख लो। बहुत है, देख लो है। हाँ, एक उत्तराखंड चलो। ये आपके राज्य हैं जो किसके साथ सीमा शेयर करते हैं? चीन के साथ शेयर करते हैं। फिर हम लोगों ने बात किया कि चीन का एक सिद्धांत पे काम करता है जिसे माओवादी सिद्धांत कहते हैं। माओवादों का ये है कि जो समानता आती है, इक्वलिटी आती है, वो क्रांति से आती है, ये इनका मानना है। और इसी में हम लोगों ने कार्ल मार्क्स की चर्चा किया, जो कि कम्युनिस्ट रूल से प्रेरित है। और चीन में कम्युनिस्ट रूल है भी। कम्युनिस्ट रूल में क्या होता है? जो संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, संसाधन होगा, सरकार के पास होगा। यानी कि निजी संपत्तियों का क्या होगा? उन्मूलन होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये कम्युनिस्ट सिद्धांत है। अच्छा, इसी सिद्धांत पे चाइना काम करता है। माओवादी सिद्धांत के अंतर्गत चाइना का ये मानना है कि हम एक हथेली, 5 फिंगर सिद्धांत पे काम करता है, जिसमें हथेली जो है वो क्या है? तिब्बत है। और इसके जो 5 फिंगर हैं उसमें लद्दाख, हिमाचल, इधर आपका सिक्किम, इधर भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 इसकी अंगुलियां मानता है। और चाइना ये कहता है ये भौगोलिक रूप से जो यहाँ के लोग निवास करते हैं वो मेरे जैसे हैं, इसलिए इन पर अधिकार किसका होना चाहिए? मेरा होना चाहिए। ठीक, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर नथुला पास है, जिसको 1962 के वार में बंद कर दिया गया, फिर 2006 या 2008 में खोला गया, जिससे हमारे और चाइना के बीच क्या होता है? ट्रेड या व्यापार होता है। ठीक, इसी में हम लोग कैलाश मानसरोवर की, अमरनाथ की भी बात करेंगे। ठीक, तो पहले इन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि चीन और भारत के बीच समस्या का मेन कारण क्या है। हम लोग भी 47 में आज़ाद हुए, उसी के आसपास 48-49 में चाइना भी आज़ाद हुआ। मतलब हमारी आज़ादी और चाइना की आज़ादी लगभग बराबर है, एक साथ। क्या कारण है कि हम लोग इतने पीछे रह गए और चाइना सुपर पावर की तरफ है? यानी कि सुपर पावर समझ लो है ही है, मतलब डिक्लेयर नहीं है, लेकिन ये मान के चलो इस बार के बाद ये 90%, 99% डिक्लेयर हो जाएगा कि चाइना एक न्यू सुपर पावर है। और 100% तय है, क्योंकि इस ईरान और अमेरिका वार में अमेरिका की इस समय सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो US को होगा। और इसमें अहम भूमिका निभा रहा है चाइना और रशिया। ये दोनों ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान कब का मिट गया होता, लेकिन उसके साथ कौन खड़ा है? चाइना। चाइना ने क्या किया है? ईरान के साथ क्या किया है? ईरान को 1000 शायद ड्रोन या हेलीकॉप्टर वेपन्स दिए हैं, जिसके बदले ईरान उसको तेल देगा। खैर वो तो अलग बात है, वो तो अपना विश्व पावर की बात है। हमारे और चीन के बीच संबंध खराब होने के कारण, तो सबसे पहले तिब्बत की हम लोग बात करेंगे। जब चाइना आज़ाद हुआ उस समय तिब्बत एक ऑटोनॉमस राज्य हुआ करता है, जैसे आजकल ताइवान है। वो चीन के अंडर में नहीं था, वो एक ऑटोनॉमस राज्य था, स्वशासित राज्य था। चाइना से इससे कोई लेना देना नहीं था।
लेकिन जब चाइना आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो चाइनीज़ जो हुकूमत थी, पांताओ करके वहाँ का प्रेसिडेंट था, वो क्या किया, धीरे धीरे वो कब्जा करना किस पर शुरू किया, तिब्बत, तमिल तिब्बत के नेताओं से पहले वह बात किया कि भाई हमारे साथ आ जाओ, मिल जाओ। तो वहाँ पे एक नेता हुआ करते थे, धार्मिक गुरु, जिनका नाम था दलाई लामा। तो दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ मर्ज नहीं होना चाहते थे, जो भी उनका अपना निगोसिएशन हुआ हो, लेकिन बात बनी नहीं। उसके बाद चाइना ने कब्जा करना शुरू कर दिया, अपनी आर्मी लगा दी। जब आर्मी लगा दी तो भाई तिब्बत वाले कितना समय टिकेंगे, तो तिब्बत के जो काफ़ी लोग मारे भी गए, उसका प्रतिरोध भी किया। फिर कुछ अनुयायियों के साथ, अपने फॉलोअर के साथ दलाई लामा कहाँ से, चीन, तिब्बत से कहाँ भाग के आते हैं, इंडिया के धर्मशाला में, यानी कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आके लेते हैं शरण। उसी समय 1854 में हमारे और चाइना के बीच एक सिद्धांत या प्रिंसिपल या एक रिलेशन बनाने की, या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक सिद्धांत डेवलप किया गया, जिसे कहते हैं पंचशील सिद्धांत। तो इंडिया और चाइना ने दोनों ने मिल करके इस सिद्धांत पर समझौता किया, एग्रीमेंट किया। तो पंचशील सिद्धांत था क्या, कि भाई एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में कोई दखल अंदाजी नहीं देंगे, सह अस्तित्व की बात करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट की बात करेंगे, और एक दूसरे का क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। ये पंचशील सिद्धांत पे इंडिया और चाइना ने क्या कर दिया, साइन किया। ठीक, यह पंचशील सिद्धांत 60-61 5-6 सालों के लिए था, चला। लेकिन जैसे ही दलाई लामा इंडिया आते हैं, चाइना वालों ने भारत से डिमांड की, या तो इनको आप बाहर निकाल दो, या तो हमें हैंड ओवर कर दो। लेकिन उस समय पीसी नेहरू जी थे, इन्होंने ना तो हैंड ओवर किया और ना ही इनको बाहर निकाला। इससे चाइना क्या हो गया, गुस्सा में आ गया। उसका ये कहना है कि भारत ने पंचशील सिद्धांत का उल्लंघन किया है। जब ये हमारा दुश्मन है और हमारा वो है, और आपके यहाँ भाग के गया, तो या तो हमें दीजिए या तो बाहर निकालिए, वरना ये माना जाएगा कि इंडिया हमारे आंतरिक मामलों में क्या कर रहा है, दखल दे रहा है। तो कहीं न कहीं चाइनीज हुकूमत ने इस बात को, मतलब भारत के रिस्पेक्ट में ये माना कि भारत के लोग, मतलब भारत की हुकूमत एक तरह से तिब्बत को लेकर के हमारे इंटरनल मामले में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इंटरफेयर करने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, जो पंचशील सिद्धांत का कहीं न कहीं उल्लंघन मानी गई। इसलिए चाइना एकाएक बिना कुछ बताए या बिना कुछ कहे ही उसने 62 में अपने तरफ से उसने वार स्टार्ट कर दिया। जब वार स्टार्ट हुआ तो हमारे पास हम लोग नए आज़ाद हुए थे। उसके पहले 2 साल पहले 59 में आता है भारत का पांताऊ, वहाँ का प्रेसिडेंट भारत, और दिल्ली में नारे लगते हैं हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते हैं। वो भारत का सब कुछ एक तरह से देखने आया था कि भारत की तैयारी कितनी। तो उस समय हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। पहली पंचवर्षीय योजना हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के थी। तो हम लोग आज़ाद हुए थे, गरीबी और भुखमरी देश में थी। इससे निपटने के लिए भारत सरकार पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, इंडस्ट्री लगाना, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो हम जो सारा पैसा या सारा ध्यान भारत इधर दे रहा था। हम कभी ये सोचे भी नहीं थे कि चाइना हमारे साथ ऐसा कोई वार करेगा या ऐसा कोई धोखा देगा। बाकी जो हमारे एडजेसेंट कंट्रीज़ थे उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि हमसे लड़ पाएँ, चाहे वो पाकिस्तान हो, भूटान हो, नेपाल हो, चाहे वो म्यांमार हो, लंका हो, मालदीव हो, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो हमसे लड़ पाएँ। एक ही देश था, वो था चाइना। अच्छा, भारत को ये विश्वास था कि इनके साथ हमने पंचशील सिद्धांत पर समझौता किया है, ये हमारे मित्र हैं, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं। वही हुआ, दोस्त ना रहा, वही वाली हाल हो गई। यानी कि जिस पर हमने भरोसा किया, यकीन किया, उसने ही हमारे ऊपर एकाएक क्या कर दिया, अटैक कर दिया। यहाँ भी हमें लगता है कि उस समय सन 60s के समय जब ये वार हुआ तो कहीं न कहीं भारत सरकार से ये चूक। हमें किसी को शरण अपनी फायदा को देख करके देना चाहिए, भावना में बह करके काम नहीं करना चाहिए।
भाई वो भाग करके आ रहे हैं, वहाँ पे यूएन भी था, उधर कहीं हैंड ओवर कर देते या उनको कहीं सेफली कहीं बाहर निकाल देते, भारत से कहीं और भेज देते, किसी भी तरह से कूटनीति से किसी भी तरह से उनको अपने देश में हम जगह ना देते, तो शायद ये हमें त्राही या हमारे जो हजारों जवान मारे गए इंडो चीन वार में वो शायद ना मरते। ठीक, हम इनको किसी तरह से निकाल नहीं सकते थे कि ठीक है अभी आ गए हो, कहीं बाहर चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कहीं चले जाओ, रूस चले जाओ, दुनिया में कहीं चले जाओ, जापान चले जाओ, कहीं छिप जाओ जा करके और हमें घोषणा कर रहे हमारे यहाँ नहीं आए, कहीं चले गए हो, ऐसा भी कर सकते थे। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता, किसको लेकर के, तिब्बत को लेकर के। तो पहला रीजन कारण क्या है, हमारे और चाइना के बीच रिश्तों को लेकर के तिब्बत मसला, जिससे हमारा और चाइना के बीच 1962 का वार हुआ। इस वार में हमने खोया क्या, पहला नंबर एक खो दिया हमने शीओ में, दूसरा नंबर यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसके अंदर चीन ने घुस करके 100 घरों का एक इसने गांव बसा दिया, एक दो घर नहीं, 100 घरों का एक पूरा क्या बना लिया है, गांव बसा दिया, और काफी एरिया अरुणाचल प्रदेश का भी क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया। ठीक, ये हमने खोया। दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे भूटान को लेकर के डोकलाम विवाद, हमारे और चाइना के बीच अभी कुछ दिन पहले ये मामला हुआ था, पिछले वाले 15-16 के आसपास की घटना है ये, जब मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री हुए थे, तो यहाँ से दिखा नहीं सकता है 56 इंच का सीना वगैरह, खैर से कोई मतलब नहीं है। हमारा भूटान के साथ एक ट्रीटी है जिसको हम लोग मैत्री संबंध कहते हैं, मैत्री ट्रीटी है, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट है, इसके साथ भूटान के साथ, इसके अनुसार भूटान की सीमाओं की या भूटान की रक्षा का दायित्व तो भारत सरकार के ऊपर है। अगर कोई भूटान पे अटैक करेगा उसका प्रोटेक्शन इंडियन आर्मी देगी, जैसा यूएस कर रहा था कहाँ पे, खाड़ी देशों को लेकर के, और जब ईरान ने अटैक करना शुरू किया तो अमेरिका वाले क्या हो गए, भाग गए। तो खैर हमारा ऐसा संबंध नहीं है भूटान के साथ, हम एक अगर कमिटमेंट हमारी गवर्नमेंट करती है तो पूरा साथ देती है चाहे जो भी हो। तो भूटान को लेकर के हमारा क्या है, मैत्री एग्रीमेंट है, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट है उसके साथ, उसके अनुसार उसकी सीमाओं की रक्षा हम करेंगे। हालांकि 2007 तक, 7 के बाद चेंज किया गया 6-7 में, 2006-7 तक जब भी भूटान अपने फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति का संचालन करेगा तो भारत के मार्गदर्शन में करेगा, यानी कि भूटान कोई भी समझौता, कोई भी अपनी विदेश नीति भारत को क्या करेगा, बता करके या भारत को विश्वास में ले करके करेगा। यानी कहीं ना कहीं भूटान के फॉरेन पॉलिसी में भारत का डायरेक्ट क्या था, दखलंदाजी कह लो या उसको सलाह देना कह लो, कुछ भी कह लो, यानी कि भूटान की फॉरेन पॉलिसी को इंडिया डिसाइड करती है, ये भी कह सकते हैं। यानी कि भूटान ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो भारत सरकार के मंजूर ना हो। लेकिन 2006-7 में इस पॉइंट को वहाँ से हटा दिया गया और ये कह दिया गया कि भूटान एक सॉवरेन कंट्री है, एक संप्रभु देश है, तो वह अपनी विदेश नीति का संचालन भारत से स्वतंत्र होकर के कर सकता है। उसी में मामला आया डोकलाम विवाद का। तो डोकलाम एक पठारी जगह है, प्लेटू है ये, यहाँ पर चाइना एक रोड का निर्माण कर रहा था और अगर चाइना यहाँ तक पहुँच जाता तो इसको कहते हैं चिकन नेक। ये बहुत छोटा सा पतला पार्ट है जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, तो चाइना की पहुँच यहाँ तक हो जाती। ठीक, इससे क्या होता है, ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली सामरिक दृष्टिकोण से हमारे लिए खतरा। दूसरी चीज़, क्योंकि भूटान के साथ हमारी मैत्री संबंध है, ट्रीटी है, इनकी सीमाओं की रक्षा करना भारत का कर्तव्य है। भूटान की सेना चीन की सेना के सामने टिक नहीं सकती, तो इनको रिप्लेस करके, भूटान की सेना को रिप्लेस करके यहाँ पर इंडियन आर्मी खड़ी हो गई, यानी कि हमारी सेना और चीन की सेना क्या हो गई, आमने सामने आ गई।
और ये तनावपूर्ण माहौल 1 महीने तक चला, लगभग 1 महीने तक चला। इंडिया किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। फाइनली चीन ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और जो रोड बना रहा था उसको वहीं पर ख़त्म करके कहाँ चला गया, वापस चला गया। इस तरह से हमने अपने फ्रेंडशिप जो एग्रीमेंट है चीन भूटान की सीमाओं की रक्षा करने की और अपने संप्रभुता और अपने सामरिक दृष्टिकोण से इस पॉइंट को यहाँ पर चाइना की पहुँच को हम लोगों ने क्या किया, खत्म किया, आने की भारत सरकार ने इसको खत्म किया। तो कहीं ना कहीं चीन नाराज तो होगा ही इसको लेकर, ऐसा तो है नहीं बड़ा खुश हो गया होगा कि हम बना नहीं पाए, आपने हमें रोक दिया। एक कारण भूटान को लेकर के या डोकलाम विवाद को लेकर के, डोकलाम वो कहता है कि ये मेरा है इस एरिए पर और ये मेरा इस पर कब्जा होना चाहिए, ये कहना है चीन का, लेकिन एक्चुअल में जगह भूटान की। उसके बाद 1962 का वार, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा अपना एरिया खोया, बहुत अपने सैनिक खोए, आने की जान और माल, और कहीं न कहीं सामरिक दृष्टिकोण से कई ऐसी जगह था जो चाइना के कब्जे में चला गया। एक जगह है गलवान घाटी, यहाँ गलवान वैली, और यहीं पर है प्योंगयांग लेक्स झील है, प्योंगयांग लेक्स है। इसी पर चाइना की जो सेना है, अगर भारत में आना होता है ये घूम करके इधर से आएगी, लेकिन यहीं से इसने डायरेक्ट ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। चाइना ने यहाँ पर इसने ब्रिज बनाना शुरू किया, तो भारत ने इसका क्या किया, विरोध किया। यहाँ भी इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी आमने सामने हो गई थी, जिसका वर्णन राहुल गांधी पार्लियामेंट में कर रहे। याद करिए जब चाइना की सेना इंडियन आर्मी के सामने आ गई थी, जिसका अभी जल्दी ही सदन में राहुल गांधी 4 पन्ने की, एक जो समय जनरल थे महाराष्ट्र के, उन्हीं की लिखी हुई एक किताब है, उसी किताब का वो वर्णन कर रहे थे। ये जो बुक है जो इन्होंने लिखा है उसमें यही लिखा था कि जो चाइना की सेना है इंडियन आर्मी के सामने आ गई। तो आर्मी ने पूछा, मतलब उस रक्षा मिनिस्टर हमारे कौन है, राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अपने टॉप ऑफिशियल से, मतलब कैबिनेट से या पीएम से, गृह मंत्री जो भी है, उनसे डिस्कस करने के बाद बताएंगे। फिर जब वहाँ पे फोन गया तो इन लोगों ने कहा मोदी जी विदेश शायद चले गए बात करके, और इन्होंने आर्मी के ऊपर छोड़ दिया कि आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। ये बताइए सर, कुछ कह रहे हैं? 3 घंटे बाद, हाँ, कि जो मर्जी हो वो करिए, वो करिए। अब बताइए वहाँ जब तनाव है, अब गोली चलने की बात, छिड़ने की ज़रूरत है, आप 3 घंटे या 5 घंटे या 8 घंटे बाद बताएंगे? आपको क्विक डिसीजन लेना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई बंदूक ताने पड़ा है और हम पूछ रहे हैं कि क्या करें, तो आप बताओ तुरंत, तब तक तो हमें निपटा देगा वो। तो आर्मी को उन्होंने बेहाल छोड़ दिया, ऐसा राहुल गांधी का कहना है, जो उस किताब में उन्होंने, जो आपके जनरल थे आर्मी के, उन्होंने बुक में बाकायदे लिखी हुई है इस चीज़ को। हालांकि गवर्नमेंट इसको पब्लिकेशन नहीं होने दिया, उसको प्रतिबंधित कर रखा है कि अगर हम प्रतिबंधित करते हैं, हाँ, उसको पब्लिश नहीं हो पाई है बुक, वो पब्लिश हो नहीं पाई है, पब्लिकली वो नहीं आ पाई है, क्योंकि सरकार ने उस पर बैन लगा रखा है, तो उन्होंने सरकार के खिलाफ लिखा है। ठीक, इसको लेकर के काफ़ी पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ। खैर नहीं, तो हमें पढ़ाना है अपने कोर्स में। तो यहाँ पर चाइना की सेना आ गई। एक गलवान जो वैली है, यहाँ पर क्या है कि पहाड़ियाँ, क्या है यहाँ पे, पहाड़ियाँ हैं। तो पहाड़ियों पर क्या है, जो टॉप पे पहुँचता है, वहाँ से गोला नीचे मारना या वहाँ से नीचे अटैक करना आसान होता है कंपैरेटिव को नीचे से ऊपर गोला मारना। इस कंडीशन में इस टॉप पर अगर चाइना यहाँ पर आ जाएगा, इस वैली में अगर कब्जा चाइना का हो जाएगा, तो सामरिक दृष्टिकोण से हमारी आर्मी को भारी क्षति उठाना पड़ेगा, या स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सामरिक दृष्टिकोण से यह भारत के लिए क्या है, खतरा है। हाँ, अच्छे से कर लेगा, वहाँ आसानी से हमारे पर अटैक कर सकता है, यानी कि वो पोजीशन उसकी क्या होगी, अच्छी होगी, और फिर तुम हमारी पोजीशन क्या होगी, खराब होगी। तो इसको लेकर के बात है, गलवान घाटी पर बार बार वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस एरिया को हम क्या कर लें, कब्जे में ले लें, ये एरिया हमारे पास आ जाए। उसके बाद देखिए
तिब्बत वाला हो गया। सीमा विवाद की हम बात करें, बाउंड्री डिस्प्यूट की बात। अभी मुझे नहीं पता है भाई, नाम है गलवान घाटी। हाँ? ये कौन थे? शायद ये चाइनाबाद में शायद शहीद हुए थे, क्या वही है? चेक कर लो इसको, शायद हमने जो पढ़ा था जहाँ तक मुझे आइडिया है, ये कोई शायद सेना वना में शायद ये थी, कुछ आर्मी की मदद की थी या कुछ थे। हाँ? एक बार चेक कर लो, चेक करके बताओ, पूरा डिटेल बताओ, तो बताओ पूरा डिटेल बताओ। हाँ बताओ। तो अब दूसरा है सीमा विवाद। अब देखिए, आवाज़ नहीं भाई, चाइना तो निपटा लेने दो। हाँ? क्या 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 क्या? लद्दाखी खोज करता, जलवायु, अच्छा चरवाहा, भेड़ चरवाहे थे। अच्छा चलो मुझे आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीमा विवाद को लेकर के देखो, तो सीमा पहला नंबर जो आपने इसको मिले